तो दोस्तों आज हम एक नए सीरियल की कहानी देखेंगे। ये कहानी है दो ऐसे अजनबियों की जो एक ही शहर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके इरादे अलग हैं। जहां एक के लिए रास्ता बंद होना रुकावट है, वहीं दूसरे के लिए ये एक नया अवसर है। आइए जानते हैं रक्षित और अपराजिता के सफर की ये दिलचस्प शुरुआत। तो आज की कहानी की शुरुआत भोपाल के हलचल भरे नजारे से होती है। पूरा शहर शादियों के जश्न में डूबा होता है, जिसके कारण सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा होता है। कहानी के हीरो रक्षित को इसी भीड़ में फंसा हुआ दिखाया जाता है। वो अपनी लग्जरी कार में बैठा समय की बर्बादी से परेशान हो रहा होता है, लेकिन उसके विचारों में एक गहराई होती है। जब उसका ड्राइवर उसे कहता है कि आज शादियों का शुभ मुहूर्त है, तो रक्षित सोचता है कि ये जो खुशियां आज सड़कों पर शोर मचा रही है, वो शायद किसी के पुराने दुखों के अंत का संकेत है। वहीं कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि अपराजिता अपने घर के बाहर खड़ी होती है। वो दरवाजे पर ताला लगा रही होती है और मन ही मन सोचती है कि जब कोई पुराना रास्ता बंद होता है, तभी जिंदगी में नई उम्मीदों के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन तभी उसके मन में कुछ आता है और वो वापस जाकर ताला खोल देती है। वो दरवाजा खुला छोड़कर ही वहां से निकल जाती है, जैसे वो किसी बदलाव का इंतजार कर रही हो। इसके बाद जब अपराजिता नीचे आती है तो वहां शादी का माहौल होता है और बारात निकल रही होती है। वहां खड़ी एक पड़ोसी महिला उसको पूछती है कि वो इस शादी में शामिल क्यों नहीं हो रही है। तो अपराजिता बहुत ही विनम्रता से जवाब देती है कि उसे जल्दी में इंदौर निकलना है। तभी वो महिला जब उससे जाने का कारण पूछती है, तो अपराजिता कहती है कि वहां आरू के तिलक की रस्म है और वैसे तो उसे सगाई के दिन पहुंचना था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि उसकी माँ वहां अकेली है। वो चाहती है कि वो जल्दी पहुंचकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटा सके। लेकिन जैसे ही अपराजिता वहां से निकलती है, वही महिला अपनी सहेली से कानाफूसी करती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ ये यहाँ से जा रही है, क्योंकि लेनदारों ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। वो अपराजिता के दुर्भाग्य पर ताने कसती है, जो ये दिखाता है कि अपराजिता की मुश्किलें किसी से छिपी नहीं है। उधर ट्रैफिक में फंसे रक्षित का ड्राइवर उसको बता रहा होता है कि आज का शुभ मुहूर्त है और इस दिन बनी जोड़ियां जीवन भर साथ निभाती है। ठीक उसी पल सड़क पार कर रही अपराजिता की चप्पल टूट जाती है और वो लड़खड़ा जाती है। खुद को संभालने के लिए वो अपना हाथ रक्षित की गाड़ी के पिछले शीशे पर रखती है। किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी जगह शीशे के दूसरी तरफ रक्षित का हाथ भी रखा हुआ होता है। एक पल के लिए दोनों के हाथ एक शीशे से अलग होते हैं। रक्षित को कुछ महसूस होता है और वो साइड मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक अपराजिता नीचे झुककर अपनी चप्पल ठीक करने में लग जाती है और उसे देख नहीं पाती। बैकग्राउंड में सीरियल का टाइटल सॉन्ग बजने लगता है, जो इस पल को एक खास और रोमांटिक एहसास देता हुआ नजर आता है। उधर ट्रैफिक से परेशान होकर रक्षित फैसला करता है कि वो अब इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी कार की सनरूफ खोलकर खड़ा होता है और ऐलान करता है कि आज उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसकी दुल्हन उसका इंतजार नहीं करेगी। वो अपनी कार से फिर बैग और एक स्केटिंग बोर्ड निकालकर भीड़ भरे रास्ते पर स्केटिंग करते हुए निकल जाता है। इसके बाद तेजी से जाते हुए उसका हाथ गलती से अपराजिता के हाथ से टकरा जाता है। वो बिना देखे सॉरी मैम कहकर आगे बढ़ जाता है। तो ये साधारण सा सॉरी शब्द अपराजिता के अंदर दबे हुए दर्द के ज्वालामुखी को भड़का देता है। वो खुद से कहती है, गलती कर दो सॉरी बोल दो, चोट दे दो सॉरी बोल दो, दिल तोड़ दो सॉरी बोल दो, एक दिन खून भी कर देंगे और सॉरी बोल देंगे। इसके बाद अपराजिता भी एक ऑटो लेती है और स्टेशन के लिए वहां से निकल जाती है। दोनों ही किरदार इंदौर की ओर बढ़ रहे होते हैं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हुए, इस बात से अनजान कि किस्मत उन्हें बार बार एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले आती है। अपराजिता हांफते हुए स्टेशन पहुंचती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इंदौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होने को तैयार है। वो तेजी से उस ओर बढ़ती है, लेकिन तभी एक जानी पहचानी सीटी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। जब वो मुड़कर देखती है तो सीटी बजाने वाला शख्स एक खंबे के पीछे छिप जाता है और सीटी की आवाज बंद हो जाती है। एक पल के लिए अपराजिता वहीं जम जाती है, लेकिन ट्रेन छूटने का डर उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वो जाती है, वो रहस्यमयी आदमी खंबे के पीछे से निकलकर उसको घूरता रहता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ दुर्भाग्य से अपराजिता ट्रेन पकड़ने में चूक जाती है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगती है और अपराजिता हताशा में उसके पीछे भागने लगती है। उसके पीछे पीछे वो रहस्यमय आदमी भी चलने लगता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटती है। चलती ट्रेन के दरवाजे पर रक्षित दिखाई देता है। वो भागती हुई अपराजिता को देख रहा होता है और बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा देता है, उसे ऊपर आने का इशारा करते हुए। तो अपराजिता आखिरी हिम्मत जुटाकर रक्षित का हाथ थाम लेती है और वो उसे खींचकर सुरक्षित डिब्बे में ले आता है। अंदर आते ही दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये एक अनकहा पल होता है जहां घबराहट, राहत और एक अनजान कनेक्शन का एहसास होता है। ठीक उसी समय प्लेटफॉर्म पर दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी खुद से बड़बड़ाता हुआ नजर आता है कि कहां तक भागेगी अप्पू, मैं अपना उधार ब्याज समेत वसूलूंगा।
तू जहां भी जाएगी मेरा साया तेरे साथ चलेगा। दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर रक्षित अपने मजाकिया अंदाज में अपराजिता से पूछता है कि उसका इरादा क्या था, ट्रेन के आगे कूदकर जान देना या पुल से टकरा कर। तो अपराजिता चिढ़कर कहती है कि वो क्यों मरेगी। तो रक्षित उसका पीछा नहीं छोड़ता और मजाक करता है कि वो तो ऐसे भाग रही थी जैसे कोई एथलीट उसका पीछा कर रही हो, और एक ट्रेन छूट भी जाती तो क्या फर्क पड़ता। जब वो पूछता है कि उसे कहां पहुंचने की इतनी जल्दी है, तो अपराजिता एक गहरा और दर्द भरा जवाब देती है कि जरूरी नहीं कि हमेशा कहीं पहुंचने की ही जल्दी हो, कभी कभी कहीं से निकलना ज्यादा जरूरी होता है। तभी किस्मत से रक्षित की सीट अपराजिता के ठीक सामने होती है। जब अपराजिता उसको देखकर उठने की कोशिश करती है तो वो हक से कहता है कि ये उसकी सीट है और वो यहीं पर बैठेगा। इसके बाद रक्षित के फोन में नेटवर्क नहीं होता, तो वो अपराजिता से पूछता है कि क्या उसके फोन में नेटवर्क है। ये सवाल सुनते ही अपराजिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। वो डरते हुए अपने बैग से फोन निकालती है तो तभी स्क्रीन पर ललित का नाम चमकता है जो उसको फोन कर रहा होता है। ये नाम देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं और फोन नीचे गिर जाता है। फिर वो तुरंत फोन उठाकर उसको स्विच ऑफ करके अंदर रख देती है। तो रक्षित उसकी इस अजीब हरकत पर हैरान होकर कहता है कि उसने सिर्फ नेटवर्क पूछा था, उसका मोबाइल डेटा नहीं मांगा था, जो उसने फोन ही बंद कर दिया। वो कहता है कि वो सीधे मना भी तो कर सकती थी। इस पर अपराजिता कोई जवाब नहीं देती, तो रक्षित नेटवर्क ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। इसके बाद रक्षित के जाते ही ट्रेन के एक झटके से अपराजिता के पेट में तेज दर्द उठता है। वो दर्द से कर्राते हुए उठती है और हवा खाने के लिए डिब्बे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो बाहर की ओर गिरने लगती है। एक बार फिर इधर रक्षित सही समय पर पहुंचकर उसको पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। इस बार उसके लहजे में मजाक नहीं बल्कि चिंता होती है। वो कहता है, जब मैंने पूछा था कि क्या तुम मरने जा रही हो तो तुमने मना किया था, अब क्या कर रही थी, पहले तय कर लो कि तुम्हें जीना है या मरना है। फिर उसका लहजा नरम हो जाता है। वो उसको हिम्मत देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें भागते हुए देखा है, थोड़ी और हिम्मत दिखाओ और अपनी जिंदगी की परेशानियों से ऐसे भागो जैसे हमारे नेता अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वो अपनी बात एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करता है कि जिंदगी में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर सीखता है। इसके बाद इधर रक्षित अपनी सीट पर बैठकर इंतजार करता है कि अपराजिता लौटकर उसको धन्यवाद कहेगी। इसके बाद जब वो वापस आती है तो वो उसे उम्मीद से देख रहा होता है, लेकिन अपराजिता उसको नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद अपराजिता डिब्बे में मौजूद अन्य महिला यात्रियों से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है। वो एक महिला के कान में धीरे से कुछ कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। वो दूसरी महिलाओं से भी हेल्प मांगती है, पर हर तरफ से उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन रक्षित ये सब दूर से देख रहा होता है। वो एक शब्द नहीं कहता, लेकिन उसकी पारखी नजरें अपराजिता की अनकही जरूरत को भांप लेती है। वो चुपचाप अपना फोन निकालता है और कुछ ऑर्डर करता है। इसके बाद ट्रेन सुजलपुर जंक्शन पर रुकती है। रक्षित दरवाजे पर आकर चिल्लाता है कि रक्षित भारद्वाज के लिए कोई पार्सल है क्या। तो प्लेटफॉर्म के बाहर से एक डिलीवरी बॉय कहता है कि हाँ है, लेकिन पुलिस उसे बिना प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर नहीं आने दे रही। तो ट्रेन का हॉर्न बज उठता है और रक्षित को पता है कि अब समय नहीं है, तो वो खुद भागकर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है और डिलीवरी बॉय से पार्सल ले लेता है। लेकिन तब तक ट्रेन चल पड़ती है। वो ट्रेन के पीछे भागता है, यात्रियों से चेन खींचने की गुहार लगाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी एक नाटकीय मोड़ आता है। ट्रेन के दरवाजे पर अपराजिता खड़ी होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो रक्षित दौड़कर उसका हाथ थाम लेता है और एक बार फिर वो ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। इधर अंदर आते ही अपराजिता रक्षित पर उसी के शब्द दोहराती है कि ये ट्रेन छूट जाती तो दूसरी पकड़ लेते, और आपने ही तो कहा था ना कि इंडियन रेलवे जिंदगी की तरह है, और आपको कहां पहुंचने की जल्दी थी। तो इस पर रक्षित मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी ही लाइन मुझ पर, बहुत मजा आया मुझे। इसके बाद हम देखते हैं कि अपराजिता को दोबारा चक्कर आता है, तो रक्षित उसे वो पार्सल देता है। जब अपराजिता पूछती है कि इसमें क्या है, तो वो कहता है आप खुद देख लीजिए। तो पार्सल के अंदर सैनिटरी पैड देखकर अपराजिता हैरान नजर आती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रक्षित उसको स्पेस देने के लिए वहां से हट जाता है। इसके बाद वो पार्सल लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि रक्षित भले ही व्यवहार में थोड़ा बचकाना लगे, लेकिन उसने एक पुरुष की संवेदनशीलता की नई मिसाल पेश की है। वो उन लोगों से बेहतर है जो सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इसके बाद अपराजिता उसको थैंक यू बोलना चाह रही होती है, लेकिन जब वो अपनी शीट पर लौटती है तो रक्षित सो चुका होता है। इसके बाद उसे अपने पिता की बात याद आती है कि कभी कभी भगवान अजनबियों के रूप में हमारी हेल्प करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगली सुबह जब ट्रेन इंदौर पहुंचती है तो रक्षित पहले ही जा चुका होता है। इधर अपराजिता को मलाल रहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। तभी उसकी नजर रक्षित की सीट पर गिरे एक पेन पर पड़ती है। वो उस पेन को लौटाने और शुक्रिया कहने के बहाने रक्षित को ढूंढने स्टेशन पर भागती है। उसे उसका नाम नहीं पता होता, इसलिए वो उसे सीट नंबर 16 कहकर पुकारती है। तभी इसी बीच उसको याद आता है कि ट्रेन में उसका बैग छूट गया है, तो वो उसे वापस लेने जाती है। जब तक वो लौटती है रक्षित भीड़ में गायब हो चुका होता है। वो पेन अब अपराजिता के पास ही रह जाता है।
उधर स्टेशन के बाहर रक्षित का अंदाज बिल्कुल निराला होता है। वो कार छोड़कर एक सजे हुए घोड़े पर सवार हो जाता है। जब उसका साथी दुबे जी उसे कार में चलने को कह रहा होता है तो रक्षित मजाक में कहता है कि कार का इस्तेमाल तो शॉपिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन शादी के लिए घोड़े की सवारी ही सही है। वो अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन की शुरुआत शर्मा निवास के सामने होती है, जो अपराजिता का मायका होता है। अपराजिता घर के ठीक सामने खड़ी होती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसकी नजर दरवाजे पर रखे पायदान पर पड़ती है, जिस पर वेलकम लिखा होता है। ये शब्द देखकर वो और भी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आती है। वो मन ही मन सोचती है कि जिन हालातों में वो यहाँ लौटी है, क्या उसके अपने सच में उसका स्वागत करेंगे। वो याद करती है कि ये घर कभी उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया हुआ करता था, लेकिन अब उसको संदेह है कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह बची भी है या नहीं। वो इस दुविधा में होती है कि क्या ये घर और उसके लोग उसको दोबारा अपना पाएंगे। वो खुद को तसल्ली देती है कि उसने आने से पहले एक चिट्ठी तो लिखी ही थी। तभी दृश्य फ्लैशबैक में जाता है। हम अपराजिता को एक चिट्ठी लिखते हुए देखते हैं। उस चिट्ठी में वो अपने दिल की सारी बातें लिख रही होती है। वो लिखती है कि जब उसकी शादी ललित से हुई थी तो उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे। उसको उम्मीद थी कि उसका रिश्ता भी उसके परिवार के दूसरे रिश्तों की तरह प्यार और अपनेपन से भरा होगा। इसी सोच में उसने खुद को अपने पति ललित की नजरों से देखना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज वो खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। उसने आगे लिखा कि जिस रिश्ते के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी, आज उसी रिश्ते ने उसे भावनात्मक रूप से खत्म कर दिया है। उसने अपने खून के आखिरी कतरे और अपनी सांसों की आखिरी सिसकी तक उस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। वो बताती है कि अब उसकी बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। वो अपने बिखरे हुए वजूद के टुकड़ों को समेटना चाहती है और अपने खोए हुए आत्मसम्मान को फिर से हासिल करना चाहती है। वो सवाल पूछती है कि क्या उसे अपने ही घर में थोड़ी सी पनाह मिलेगी? क्या उसका मायका उसके लिए पराया तो नहीं हो जाएगा? वो साफ कहती है कि वो हार कर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करने के इरादे से वापस आ रही है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और दृश्य वापस शर्मा निवास के दरवाजे पर आता है। अपराजिता अभी भी बाहर खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुद से पूछती है, क्या मेरे अपने मुझे समझ पाएंगे? क्या मुझे मेरी चिट्ठी का जवाब मिलेगा? तभी उसको रक्षित द्वारा कहे गए कुछ शब्द याद आते हैं। वो सोचती है कि अगर एक अजनबी के शब्द उसे इतनी हिम्मत दे सकते हैं, तो क्या उसका अपना परिवार उसका साथ नहीं देगा? इस ख्याल से उसे हिम्मत मिलती है। वो एक गहरी सांस लेती है और दरवाजे पर लगी घंटी बजाती हुई नजर आती है। वो बेसब्री और उम्मीद के साथ दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगती है। और इसी सस्पेंस भरे पल के साथ जहां अपराजिता दरवाजे के दूसरी तरफ अपने भविष्य का इंतजार कर रही है, आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये नया शो का अपडेट कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरियल के अपडेट्स ऐसे ही आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।